अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कुछ नेगेटिव जोन में दिखाई दिए और काफ़ी हद तक जो प्रेशर है वो बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। हम देख रहे थे रुपी एप्रिसिएशन की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन इस वीक के अंदर जो हम कहेंगे मंडे के दिन से कुछ देखा गया है ऐसा कि रुपी कुछ कंजेक्यूटिव डेज में कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट, जिसका इम्पैक्ट फर्दर काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स को कॉशियस बनाने में लगा हुआ है। यानी कि आज के दिन भी हमने देखा एक कॉशियस स्टैंड विटनेस किया जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग प्रेशर देखा गया और फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि वो कैश बुक करें या फिर अपने जो एक कॉशियस स्टैंस है या प्रॉफिट बुक करने को काफ़ी हद तक वो तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुई मार्केट की बात। अब हम आपको बताएंगे के ट्रेड ला रहा है सैटरडे के दिन से, यानी 30th ऑफ दिस मंथ। हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो गुजरांवाला एंड सियालकोट अपनी कैंपेन शुरू कर रहा है। जैसा कि हैदराबाद सिटी के अंदर देखा गया था, ऐसा ही अब देखा जा रहा है गुजरांवाला एंड सियालकोट में। तो वो कैंपेन में क्या होगा और क्या क्या हो सकता है, कैसे उनसे शहरी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के हवाले से बातचीत कर सकते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मुंशी साहब, आप एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। फैज़ान, ये बताइए कि आपने इंट्रोडक्टरी मेरा कमेंट सुना कि के ट्रेड जो है वो सियालकोट एंड गुजरांवाला जा रहा है, तो एक्चुअली ये कैंपेन में होने क्या वाला है और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी जा रही है? अच्छा, एक्साइटमेंट जो हमने देखी थी काफ़ी ज़्यादा हैदराबाद से हमने स्टार्ट किया था रोड शो। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हैदराबाद में हम इंडस होटल में थे। उसके बाद हम हैदराबाद का जो बुलेवर्ड मॉल है उसके अंदर हमारा कियोस्क था। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ से हमने इंटरेस्ट देखा था लास्ट टाइम हैदराबाद में भी, और एग्जैक्टली इसी तरीके का इंटरेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुजरांवाला और सियालकोट के एंड से भी आएगा, क्योंकि वो एरियाज़ वो शहर हैं जहाँ से हमारे पास वैसे भी जनरली क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा। तो जो हमारा प्लान है सियालकोट और गुजरांवाला को लेके वो भी कुछ इसी तरीके का है। होटल्स के अंदर हैं, कुछ हमारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, कुछ हमारी प्राइवेट मीटिंग्स हैं क्लाइंट्स के साथ। अच्छा। अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हमने लोगों को बताना है कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न किस तरीके से होता है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं या फिर वो पहले कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं और कोई इन्वेस्टमेंट्स उस तरीके की पड़ी हुई हैं, तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आना है, वो भी हम लोगों को बताएंगे। तो ओवरऑल एक अवेयरनेस का एक सेशन हमने अवेयरनेस लेके आनी है लोगों में, स्पेशली मुल्तान और गुजरांवाला के लोगों में। अच्छा। अच्छा, मैं देख रही हूँ फैज़ान, आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो कुछ छोटे सिटीज़ जिनको ज़रा भी वो अवेयर नहीं है मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इंडेक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए और इसके रिटर्न्स कैसे होते हैं, तो आप लोग चाह रहे हैं, यानी के ट्रेड चाह रहा है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो कि मार्केट की तरफ आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें, राइट? बिल्कुल। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी पाकिस्तान में कि लोगों को इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं था। अभी भी आप 99% लोगों में देखें तो उनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। और सेविंग्स लोगों के पास हैं, वो उनको पता नहीं है कि इन्वेस्ट करके किस तरीके से उस सेविंग्स को ग्रो किया जा सकता है। तो हमारी अवेयरनेस का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को, और उन सेविंग्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इसी वजह से टारगेट जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो उन लोगों की तरफ होता है जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो पेनिट्रेशन रेशो होता है कि कितने क्या पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, इवन बांग्लादेश को भी अगर आप देखें तो पेनिट्रेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान में अगर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ 0.01% के पास। तो लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा जो ये सारे रोड शोज़ करने का और डिजिटल कैंपेन्स चलाने का जो पर्पस था वो ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली यही पर्पस होना भी चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, एजुकेट किया जाए, और आम जो लोग हैं, आम नॉर्मल जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली एक नंबर गेम नहीं है, बल्कि ये फाइनली एक ट्रेडिंग है और एक ये ऐसा बिजनेस है जिसमें हम बड़े बिजनेसेस के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ये तो हुई फैज़ान मार्केट के बारे में, इसमें स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने ट्रेडिंग के हवाले से बात की, के ट्रेड के हवाले से। अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। 6 वीक्स का या फिर हम कहेंगे 6 मंथ्स का, चले हम एक रैप अप कर लेते हैं। क्या दिखाई देता है इस 6 मंथ्स में? कोविड जब लॉकडाउन भी फिनिश हो गए
और मार्केट के नंबर्स भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, इकोनॉमिक नंबर्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गए और ये बजट एक फिनोमिनल हम कहेंगे एक बहुत ज़बरदस्त इसकी एक वाइब्रेंसी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? हाँ, अगर आप कोविड के टाइम से देखना चाह रहे हैं तो वील हैव टू गो एटलीस्ट 1.5 ईयर बैक। अच्छा। उस वक्त से हम मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट के अंदर एक डिप आया कोविड की वजह से, एक पैनिक सिचुएशन अचानक से क्रिएट हुई और उस पैनिक के अंदर जो है वो मार्केट का ग्राफ स्ट्रेट डाउनवर्ड बनता गया और एक लेवल पे जाके लोगों ने रियलाइज़ किया कि ठीक है सिचुएशन तो अभी बुरी है लेकिन इवेंचुअली जाके सिचुएशन ठीक हो जाएगी। चीज़ें इस वक्त बहुत सस्ती मिल रही हैं, जैसे कि हमें सेल पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं तो हम शॉपिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स भी आ गए, उन्होंने बोला चीज़ें जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सस्ती मिल रही हैं, स्टॉक्स जो है बहुत ही चीप वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहे हैं और उन्होंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट की। और जिन लोगों ने उस लेवल के ऊपर इन्वेस्ट किया था उनको विद इन 6 मंथ्स ही मोर देन 100% रिटर्न मिल गया। कुछ स्टॉक्स के अंदर उनको 300-400% रिटर्न भी मिल गया। बिल्कुल। वो वजह ये थी कि जब पैनिक होता है तो पैनिक के अंदर एक सेल ऑफ आता है और वो सेल ऑफ आके एक ऐसा लेवल आ जाता है जो अनबिलीवेबल रेट्स होते हैं, जो कि हर इन्वेस्टर चाहता है। पैनिक के अंदर लोग फ्लो के साथ फ्लो भी हो जाते हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है। फैजान हमारे साथ मौजूद है। पहले हम ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया वरना छोड़ दिया।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन कर रहे थे। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फैज़ान, फ्लो के साथ फ्लो हो जाते हैं इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर्स ज़्यादातर मार्केट में हम कहेंगे फिंगर बर्न कर लेते हैं। उनको क्या कहेंगे आप, उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि जब मार्केट के अंदर एक पैनिक आता है तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैनिक के अंदर पैनिक कर जाते हैं और आके सेल कर देते हैं मार्केट में, उनके लिए एक ही एडवाइस है मेरे लिए कि वही एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में। ये मार्केट के साइकिल्स होते हैं, हमेशा पैनिक आता है, उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे आ जाती है और फिर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाती हैं, वहाँ पे बाइंग होती है और फिर मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए और थोड़ा बहुत कैश उसी अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल रखना चाहिए कि जहाँ पे मार्केट एक डिप लेती है और वैल्यूएशंस चीप होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दें, रादर देन कि अपना जो पुराने पड़े हुए स्टॉक्स हैं उनको भी सेल करना शुरू कर दें। राइट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, मैं मजीद डिस्कशन करना चाहूँगी, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे MSCI इमर्जिंग मार्केट से जो एग्जिट हुआ है, फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान गया है और ये इंक्लूजन दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है वहाँ के फंड्स भी एग्जिट हो रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे, ये हम पूछेंगे फैज़ान से। जी फैज़ान। पिछले दिनों में हमने देखा जो हम एस्टिमेट कर रहे थे जो इमर्जिंग मार्केट से निकलने के बाद जो हमारे पास आउटफ्लोज आने चाहिए वो ऑलमोस्ट कोई $100 मिलियन के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतने की सेलिंग ओवरऑल आनी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टॉक था जिसके अंदर सेलिंग देख रहे थे वो लकी के अंदर थी, उसके बाद MCB में थी, फिर HBL के अंदर थी। बिल्कुल। ये तीन लार्ज कैप स्टॉक्स थे जो कि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी मुल्क के जो तीन स्टॉक्स थे, बिल्कुल। तो इनमें जो है वो सेलिंग हम देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से फॉरेनर्स की कंटिन्यूस सेलिंग चली रही है। इसमें जो नोट करने वाली बात ये है कि जब ये फ्रंटियर में आ जाती है मार्केट हमारी और कन्वर्जन हो जाता है तो उसकी वजह से जो इनफ्लोज आने हैं, एक्चुअली जो आउटफ्लोज हैं वो उन इनफ्लोज से ज़्यादा हैं। जो इनफ्लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड $40 मिलियन और जो आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट वाज अराउंड $100 मिलियन। हाँ, जो हिस्ट्री में हमने देखा है वो ये था कि जब 2009 में हम फ्रंटियर मार्केट्स के अंदर आए थे तो फॉरेन से तो इन्फ्लोज नहीं आए थे, बट जो फ्रंटियर मार्केट वाले फंड थे उनका इवेंचुअली आके पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था। अब इसमें दो तरीके के फंड्स होते हैं। एक पैसिव फंड्स होते हैं जो एक्टिवली उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट को, किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट को, वो अपने पैसे जो है वो पैसिवली खाली जो MSCI की क्लासिफिकेशंस होती हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट उनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। और एक एक्टिव फंड्स होते हैं, जब हम फ्रंटियर मार्केट्स में चले गए तो फिर जो फ्रंटियर के फंड्स हैं उनके पैसे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे। तो ओवर अ लॉन्गर टर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर फ्लोज आएंगे, इनफ्लोज आएंगे, बट फॉर राइट नाउ जो फॉरेन हमारी कन्वर्जन की वजह से था वो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आउटफ्लोज होंगे और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस मार्केट के अंदर आउटफ्लोज चल रहे हैं। अब जो इसका मेजर डे होगा वो लास्ट डे होगा जो इस महीने का आखिरी दिन है, उसमें जो है वो देखना ये है कि किस तरीके के फ्लोज रहते हैं, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि नेट आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा। बट जितनी सस्ती वैल्यूएशंस इस वक्त हैं या जितनी चीप वैल्यूएशंस के ऊपर इस वक्त स्टॉक्स चल रहे हैं 4 से 5 के मल्टीपल के ऊपर, एग्जैक्टली फैज़ान, अट्रैक्शन हमें बिल्डअप करनी पड़ेगी। अट्रैक्शन के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी हम फ्रंटियर मार्केट में चले गए, हमारा साइज़ भी बड़ा हो गया है और इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अब जो है एक अच्छी उस पर दिखाई दे रहा है फ्रंटियर मार्केट में। तो आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो इनफ्लोज आएंगे? चलें अभी की बात आपने एक गैप बता दिया कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज में फ़र्क दिखाई देता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो इनफ्लोज होंगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनका साइज़ कितना दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली मैंने वही आपको बता रहा था कि जो आगे जाके हम इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी भी अगर तो आउटफ्लो आता है फॉरेनर्स के एंड से तो वैल्यूएशन हमारी इतनी चीप है कि जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल HNIs हैं, जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं, वो बाइंग के ऊपर आ जाएंगे जैसे ही ये आउटफ्लो आता है। बिकॉज जब इतना ह्यूज आउटफ्लो आएगा तो इनको ऑब्वियसली जो स्टॉक्स है वो ज़्यादा चीप वैल्यूएशन के ऊपर मिलेंगे। ये लोग भी बाइंग करेंगे और आगे चल के हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि फॉरेनर्स के एंड से भी जो है वो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इवेंचुअली मार्केट ने परफॉर्म करना ही है, इस पर कोई डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं है। 4 से 5 के मल्टीपल पे मार्केट स्टे नहीं कर सकती है ज़्यादा देर तक। इतनी चीप वैल्यूएशन के ऊपर हमारे रीजन की और कोई भी मार्केट नहीं है। तो मार्केट का आउटलुक बहुत अच्छा नज़र आता है फॉर राइट नाउ। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, आपके इंटरेस्ट रेट
फिर उसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी की प्राइसेस, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं हम, ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये कुछ रीजंस थे कि मार्केट ने पिछले 6 महीने में को बहुत ज़्यादा नहीं परफॉर्म किया, बट स्टिल जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनके अंदर वैल्यूएशन है, डिविडेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से लगता यही है कि मार्केट फिर ऑब्वियसली जो फॉरेन इनफ्लो आएगा आगे जाके, तो उसकी वजह से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन ले जाएगी यहाँ से। अपवर्ड डायरेक्शन ले जा सकते हैं। अच्छा, मार्केट की ही बात हो रही है, हम मिस करते हैं, फॉरेनर्स ज़्यादा बाइंग नहीं करते। लोकल्स की तो अब ऑब्वियसली बहुत अच्छी एक जो है वो पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही है, लेकिन फॉरेनर्स अभी भी उस लेवल पे बाइंग नहीं करते जैसे कि पहले किया करते थे। तो यहाँ पे क्या लूप होल दिखाई देता है? देखिए, जब हम इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आए फ्रॉम फ्रंटियर मार्केट्स, तो फ्रंटियर मार्केट्स का हम एक बड़ा हिस्सा थे। ये बड़ा इजी लैंग्वेज में ये है कि हाँ, फ्रंटियर मार्केट्स का हम एक obviously। बड़ा हिस्सा थे। जब इमर्जिंग के अंदर आए तो इमर्जिंग का हम एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हो गए। तो फॉरेनर्स के एंड से हमने एक देखा कि tiny ओवरऑल particle एक बन गए बहुत ही थे। टाइनी पार्टिकल बन गए। हम कभी जाके फॉरेनर्स को पिच भी करते थे तो उनका इतना इंटरेस्ट बनता नहीं था, बिकॉज हम उसके लिए वो उनका एक बहुत ही, उनके फंड साइज का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा थे। बिल्कुल। तो वो उस तरीके से उनका इंटरेस्ट कभी आया नहीं, और फिर ज़ाहिर है वो कंपनीज हमारी परफॉर्म नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो उनकी तरफ से वो आउटफ्लो स्टार्ट हो गया, और वो आउटफ्लो कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि पिछले 3-4 साल से चल ही रहा था। बट है। अब जब दोबारा से फ्रंटियर में जा रहे हैं, अगेन इनफ्लोज जो है वो फॉरेन से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months to 1 year हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में फॉरेनर्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लोज आ जाएंगे। बिल्कुल, चलें जी, बात हो रही है, कंटिन्यू करेंगे। अहमद चुनॉय साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, डायरेक्टर PSX, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी अहमद चुनॉय साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी सर, क्या कहेंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते जाते अचानक से दोबारा चीज़ें चेंज होने लगी, या हम कहेंगे थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस इन्वेस्टर्स की जानिब से आने लगा, या फिर पैनिक आने लगा, ऐसा क्यों है सर? देखिए, मैंने आपको कई दफा प्रोग्राम में ये कहा है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, क्या दुनिया भर की स्टॉक मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है। जो वक्त और हालात के साथ साथ जो वाक़यात होते हैं, चाहे वो मुल्क की सियासत पे होते हैं, चाहे मुल्क की मीशत पे के असरात होते हैं, स्टॉक मार्केट पे उसके असरात जरूर आते हैं। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव खबरें जो हैं वो हमेशा स्टॉक मार्केट पे असरअंदाज जरूर होती है। हम IMF का इंतजार कर रहे थे कि जी IMF का एग्रीमेंट हो जाएगा, चूंकि वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, हालांकि अच्छी खबरें हैं, पॉजिटिव न्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए लोग जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे मैं समझता हूँ शायद वो हो रहे हो। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि हमारे जो फिगर्स हैं मुल्क की मईशत के वो अच्छे हैं, और उसमें पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ज़रूर इंशाल्लाह होगी। पॉजिटिविटी आनी चाहिए, एग्जैक्टली, और होप फॉर द बेस्ट के आने वाले दिनों में बेहतरी आ जाए। सर, इसके साथ साथ जो मार्केट के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें रुपी डेप्रिसिएशन का भी एक इम्पैक्ट दिखाई देता है, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, या जो देखिए ये भी अब तक जो ट्रेंच आनी है IMF की, जिसका एक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, उसी प्रिजम्पशन में कि शायद ना हो, इसलिए डॉलर की जो डिवैल्यूएशन का सफर जो है वो दोबारा शुरू हो गया। हम 169.70 के लेवल पे आ गए थे, फिर 173 के लेवल पे चले गए, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही ये पॉजिटिव न्यूज़ आएगी IMF की, हम दोबारा जो है वो डॉलर की स्टेबिलिटी देख पाएंगे। पाक रुपये की स्टेबिलिटी डॉलर की पैरिटी पे इंशाल्लाह देखेंगे। राइट। सर, फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। फैज़ान, जैसे कि अहमद चुनाय साहब ने कहा कि अब IMF की डील के बाद जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल होते हुए दिखाई देंगी, तो आप क्या समझते हैं कि जब चीज़ें सेटल होंगी, या फिर जो मार्केट के नंबर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सेटलमेंट के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने नंबर्स और मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं? 46,000 के लेवल पर हम आ गए, ऑलरेडी दोबारा वही रेजिस्टेंस दिखाई देती है 48,000 का लेवल। एग्जैक्टली वो जो लास्ट लेवल था वो थोड़ा सा लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, और उस लेवल को हम अभी भी क्रॉस नहीं कर पाए। बट जैसे कि अहमद साहब ने कहा, व्यू मेरा भी यही है कि जब चीज़ें थोड़ा सा क्लैरिटी की साइड पे जाएंगी, बिकॉज अगेन जो अहमद साहब ने कहा कि मार्केट हमारी भी और दुनिया की भी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट्स होती है, ये न्यूज़ फ्लो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्विक मूव कर रही होती हैं। तो अब जब IMF के ऊपर क्लैरिटी अभी तक लोगों को नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा सा एक बैकफुट पे गए हुए हैं। इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लें। मार्केट का आउटलुक अगेन अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो अभी भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो आगे चल के परफॉर्म करती रहेगी। एक IMF की क्लैरिटी आ जाए, वो इवेंचुअली आई जाएगी।
इसके अलावा जो है वो ये जो फॉरेनर्स वाला जो भी MSCI की रिक्लासिफिकेशन है, ये वाली चीज़ एक दफ़ा निकल जाए, जो कि इस मंथ के एंड तक इसके ऊपर भी क्लैरिटी आ जाएगी, ये भी निकल जाएगी, तो मार्केट का आउटलुक इससे आगे जो है बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस एंड गुड वैल्यूएशंस काफ़ी बेहतर लगता है। अहमद साहब, आपने सुना जो MSCI की जो फ्लोज हैं वो काफ़ी हद तक हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट जब हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से। क्या समझते हैं सर, कब तक एग्जिट हो जाएगा? इस मंथ के अंदर तमाम चीज़ें रैप अप हो जाएंगी और आने वाले दिनों में फ्रंटियर मार्केट के फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकनॉमी एक वाइब्रेंट इकनॉमी इस वक्त हो रही है, हमारे नंबर्स अच्छे हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स जो हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, हमारे इम्पोर्ट के फिगर्स नो डाउट ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में हमारा जो फॉरेन इनफ्लो है ओवरसीज पाकिस्तानी का वो बेहतर हो रहा है। तो बाय एंड लार्ज हम जो डेफिसिट की बात कर रहे थे उसमें काफ़ी हद तक कमी आगे आ जाएगी। तो जब ये डेफिसिट की कमी होगी, हमारे पास डॉलर एक्सेस में होंगे, तो किसी भी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ लगती हैं कि पाकिस्तान का जो डिविडेंड यील्ड है और जो कैपिटल यील्ड है वो तकरीबन 26-27% हिस्टोरिकली रहा है। तो इन यील्ड्स पर जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा अट्रैक्शन है पाकिस्तान की मार्केट में, और हम बहुत जल्द जो है वो इनफ्लो देखेंगे। इनफ्लोज देखेंगे, प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी चीप दिखाई देता है, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। सर, उन इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे जो अभी की सिचुएशन देख के थोड़ा पैनिक में आ गए हैं? मैं समझता हूँ कि पैनिक की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वेटेंसी है। और फिर ये वो इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं जो डे टू डे ट्रेडिंग करने की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, वो कभी पैनिक नहीं होते। उन्हें पता है कि ठीक है, आज मार्केट अगर माइनस में है तो कल जो है वो बेहतरी की तरफ हो जाएगी। और साल के आखिर में जो इनका एक आउटलुक होता है कि हमें इतना डिविडेंड यील्ड मिलेगा, हमें इतना कैपिटल यील्ड मिलेगा, वो हमेशा जो है वो हिस्टोरिकली ये सारे एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी इस बात को टेस्टिफाई करेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल यील्ड जो है दोनों चीज़ें मिला के 26-27% पे चला जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर, और खासकर MSCI के जो फंड्स नज़र आते हैं हमें एग्जिट करने के लिए, वो थोड़ा सा मार्केट को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैज़ान मुंशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। फैज़ान, जो कि अब इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स जो पैनिक करते हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, फ्लो के साथ जो फ्लो हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट को वही हर्ट करते हैं। कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जो टाइमिंग देखकर मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। आप नहीं समझते कि कुछ फंड्स इस टाइप के भी होते हैं जो कि सही मार्केट को भी ख़राब कर देते हैं? आजकल भी ऐसा ही शायद देखा जा रहा है। देखिए, ये चीज़ें तो पाकिस्तान में हमेशा से ही रही हैं, बट देन अगेन अगर आप बात कर रही हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जो वाकई में मार्केट के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं और वहाँ से रिटर्न बनाने के लिए आए हैं, तो उनको वो चीज़ें कभी भी हर्ट नहीं कर पाती हैं। उसका रीज़न ये है कि वो ठीक है, वो वक्ती तौर पे शायद कोई मैनिपुलेशन की वजह से चीज़ें जो है वो नीचे आ जाएँ, ऊपर आ जाए, और वो खाली हमारी मार्केट में नहीं, वो ओवरऑल सब पूरी दुनिया की मार्केट्स में होता है। कि किसी फंड की कोई सेलिंग आ गई, किसी के पास कोई रिडेम्पशन आ गई, तो उसकी वजह से जो है वो एक सेल ऑफ आया और मार्केट नीचे जाके अगेन जो वैल्यूएशंस होती हैं या जो इकोनॉमिक आउटलुक होता है आपकी कंट्री का, असल वो चीज़ होती है, रादर देन के किसी की सेलिंग आ जाए या किसी की बाइंग आ जाए, वो ठीक है वक्ती तौर पे मार्केट को नीचे ले जाती है या ऊपर ले जाती है, बट इवेंचुअली मार्केट उसको एडजस्ट कर जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर मार्केट के अंदर पैसे लगा रहा है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन बना के ही मार्केट को देख रहा है, तो उसको इन चीज़ों की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट उसको पड़ता है जो डे टू डे ट्रेड करने आया है। इन्वेस्टर की भी एक साइकी होती है और उस साइकी को समझना ज़रूरी है। आप समझते हैं किस टाइप के इन्वेस्टर्स आजकल पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं? यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर वही शॉर्ट टर्म, उनको जल्दी से पैसा चाहिए बस मार्केट से? नहीं, मार्केट में तो अगर आप हिस्ट्री में भी देखें और आज भी देखें, इन्वेस्टर्स हर तरीके के होते हैं। कुछ वो भी होते हैं जो बोलते हैं जी पैसे डालें और फिर उसमें से फ़ौरन ही रिटर्न बन जाए, और मार्जिन पे भी जाके उसमें काम कर लें, और कुछ ऐसे स्टॉक्स ले लें जो कि वॉलेटाइल भी ज़्यादा हों। वही इन्वेस्टर्स पैनिक के अंदर भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो मार्जिन पे भी होते हैं। जैसी मार्केट नीचे आती है तो उनको मार्जिन कॉल्स भी आ रही होती हैं, मार्जिन कॉल्स नहीं आ रही होती हैं तो उनको अपना पूरा पोर्टफोलियो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा होता है। कुछ होते हैं। और जब अब मार्केट जब डाउन साइड जाती है तो उस वक्त उनके लिए पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब क्या करें, मार्केट तो चले जाएगी, हमारे पैसे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने स्क्रीन है और वो डेली ये वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे इन्वेस्टर्स का क्या किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं आप प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा वेट करें?
ऐसे इन्वेस्टर्स को आई थिंक मशवरा दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को खेलने के लिए आया हो और मार्केट को इन्वेस्टमेंट समझ के ना आया हो, वो इसलिए आया हो कि जिस तरीके से कोई जुआ खेला जाता है या कोई इस तरीके से किया गैम्बलिंग जाता नहीं करनी है, है। गैम्बलिंग की जाती है, तो वो अगर वो समझ के कोई आया हुआ है तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट उनको एडवाइस यही है कि या बाकी के भी इन्वेस्टर्स को एडवाइस ये है कि मार्केट के अंदर जब इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बना के करें। ये जो चीज़ें होती हैं ये मार्केट को शॉर्ट टर्म पे तो मैनिपुलेट कर जाती हैं कि आप किसी की सेल ऑफ आ गया या मार्केट में किसी की रिडेम्पशन आ गई, तो चीज़ें नीचे आ गई। बट अगेन ये चीज़ें जो है ये फिर एडजस्ट हो जाती हैं, मार्केट फिर अपने लेवल्स को एडजस्ट कर जाती है। राइट। असल जो मार्केट ख़राब होती है या मार्केट अच्छी होती है वो होती है कि आपकी मुल्क की मईशत कैसी चल रही है, ओवरऑल कंट्री के अंदर सिचुएशन क्या है, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो क्या है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए। सर ग्लोबल सिनेरियो अभी तक तो यही दिखाई देता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट पे भी स्लोली ग्रेजुअली आते हुए दिखाई दे रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत हम कहेंगे थोड़े दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम देख रहे थे जो पाकिस्तान को हर्ट कर रहा था वो दो चीज़ों पे था। एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से था, अच्छा। और एक कोल प्राइसेस की वजह से था। तो कोल की जो प्राइसेस थी वो कूल ऑफ होना शुरू हो गई हैं। अगर आप कोल के फ्यूचर्स को देखें तो आप वो $100 से भी नीचे आ गए। तो अगर फ्यूचर्स के अंदर अगर मतलब जैसे हम देखते हैं कि आज से साल बाद कोल की प्राइस क्या होगी या आज जो है वो साल के बाद का फ्यूचर कितना चल रहा है, तो वो $100 से नीचे आ गया है। रही बात ऑयल प्राइसेस की, ऑयल प्राइसेस स्टिल ऑन द अपसाइड है। अभी तक उनके अंदर कोई बहुत डाउनसाइड नहीं है, बट वो स्टेबल हो गई है उन लेवल्स पे जाके 84 83 के लेवल पे जाके ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो गई है। आई थिंक लोग इसके साथ एडजस्ट कर जाएंगे। इन्फ्लेशन का जो असल जो स्टॉक मार्केट को जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करती है वो होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है। Right. तो इंटरेस्ट रेट हम अभी भी देख रहे हैं कि ठीक है, पैनिक की वजह से हो सकता है लोग पैनिक कर जाएं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वो सेल ऑफ कर दें। बट इंटरेस्ट रेट जहाँ 10% से नीचे नीचे रहते हैं, डबल डिजिट में नहीं जाते हैं, तो मेरा अपना व्यू ये है कि मार्केट को कोई यहाँ पे मसला नहीं है, मार्केट आपकी बढ़ती रहेगी। चलें फैज़ान सेक्टर वाइज बात करते हैं। आपने कोल का जिक्र किया तो सीमेंट सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। कैसे दिखाई दे रही है पोजीशन, और ख़ासकर वो इन्वेस्टर्स जो न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं लोग, अवेयर हो रहे हैं, मार्केट की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? सीमेंट सेक्टर कैसे जो है वो टर्म्स पे लेना चाहिए, और अभी जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन चल रही है तो क्या यही राइट टाइम है सीमेंट सेक्टर के अंदर एंट्री लेने का? आई थिंक ये राइट टाइम है। अगर आप 2 वीक्स पीछे चले जाएं तो सीमेंट के स्टॉक्स जो थे वो कोई 15 to 20% यहाँ से भी नीचे मिल रहे थे। अच्छा। तो उसकी वजह ये थी कि कोल प्राइस बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर चली गई थी। तो अगेन वो जो पैनिक सेल ऑफ आता है वो आया था, और फिर जो है वो प्राइसेस जो है वैल्यूएशन इतनी चीप हो गई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी नीचे मिल रहे थे। हाँ, अब 15 to 20% उन लेवल से बढ़ चुके हैं, बट वैल्यूएशन अभी भी नज़र आती है, अट्रैक्टिवनेस सीमेंट स्टॉक्स के अंदर अभी भी नज़र आती है। आई थिंक अगर कोई इन्वेस्ट करता है इन लेवल्स पे भी तो वो भी रिटर्न उसको बन जाएगा। चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। ASP के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम सीमेंट सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे। अब हम पूछेंगे फैज़ान से स्टील सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। फैज़ान, स्टील सेक्टर के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, एक तरफ कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, और एक तरफ मार्केट की हाल देखें आप तो स्टील सेक्टर अच्छा जा रहा है, लेकिन जो बिल्डर्स हैं वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्टील सेक्टर के प्राइस बहुत अच्छे जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये प्लीज़ बताइए क्या स्टील सेक्टर में एक्चुअली हुआ ये कि इनकी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस थी, अगेन इंटरनेशनल कमोडिटी, उसकी प्राइसेस के अंदर एक
मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल। तो उसकी वजह से इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जो कि इन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया, अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया, जो कि हुआ पास ऑन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। जब वो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हुई तो बिडर्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि उनकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ के ऊपर रो रहे हैं, और स्टील कंपनीज जो हैं वो खाली इम्पैक्ट पास ऑन कर रही हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उस तरीके से आया नहीं। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई। अब नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है इम्पोर्टेड कि रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जो था, फिर साथ में आपका डॉलर भी बढ़ गया, जो रिसेंट डॉलर के अंदर प्राइस इंक्रीज आया था, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया, वो भी स्टील कंपनीज को पास ऑन करना पड़ा। अच्छा, इन दो सेक्टर्स का अगर आप कंपैरिजन करें, स्टील और सीमेंट्स, तो सीमेंट्स में हुआ ये कि जब कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट कर रही थी तो इनको उस तरीके से मौका मिला नहीं प्राइसेस बढ़ाने का, क्योंकि इनकी प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी। स्टील्स वालों को फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन करते गए कंज्यूमर्स पे, तो उनके ऊपर एज सच कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ जी, इन्फ्लेशन बढ़ गई ओवरऑल मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई और चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई, तो वो बढ़ गया, बट जो कंपनी इटसेल्फ जो कमा रही थी वो एज इट इज़ उसी तरीके से कमाती रही। तो आई थिंक अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ होता स्टील स्टॉक्स में और उसको वैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ भी रहा होता, तो भी आई थिंक वो वहाँ से कवर हो रहा होता। जो कि इनफैक्ट आज ही मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट को जो देखने का तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा आपने ये देखना होता है कि आपके मुल्क की इन्फ्लेशन कितनी है, और जो आपके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स है वो उस इन्फ्लेशन को बीट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो आप उसको बीट समझते हैं करते स्टील सेक्टर अभी भी सेफेस्ट सेक्टर है? स्टील सेक्टर अभी भी सेफ सेक्टर है। मुझे तो ओवरऑल मार्केट ही कोई ख़राब नहीं लगती है, जितने भी सेक्टर्स हैं सारे ही कोई अभी मैं cheap आपसे multiples के टर्न ऊपर बाय हैं। टर्न सारे सेक्टर्स पूछने लगी हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे वो सेक्टर्स पूछूंगी जो आपकी चॉइस में होंगे। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आईटी स्टॉक्स कैसे दिख रहे हैं, जो कि वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं? आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी। इसके अंदर एक और चीज़ है जो होती है ईएसजी कंप्लाइंस, जिस पे आजकल दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ईएसजी कंप्लाइंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ये इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस होती है। अब अगर वही इन्वेस्टर्स जो हैं वो सीमेंट स्टॉक्स को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो जी कोल से कोल फ्यूल्ड प्लांट्स हैं, तो ये इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, तो हम इस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके लिए आईटी सेक्टर जो है वो बड़ा एक सेफ सेक्टर होता है कि आईटी के अंदर कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं है। तो इस वजह से भी फॉरेनर्स का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है और हमारे यहाँ लोकल्स का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। फिर कोविड में जो है हमने वैसे ही देखा कि आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग घरों में फैजान फ्यूचर दिखाई दे रहा है, यूथ सारी आईटी की तरफ रुख कर रही है और हमारे पास कितने ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो आप क्या एडवाइस करेंगे उन इन्वेस्टर्स को जो अभी भी आईटी में आने का सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, मार्केट के अंदर रुख किया जाए आईटी सेक्टर का? आई थिंक आईटी के अगर कुछ स्टॉक्स देखें तो उन्होंने मार्केट में अपने आप को एडजस्ट किया है। चीज़ें 30 to 40% जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई थी मुल्क में, तो 30 to 40% चीज़ें नीचे आई थी। जहाँ पे डिप आता है इन स्टॉक्स के अंदर वहाँ पे इनको बाई करना चाहिए। अगेन बात वही है, जहाँ पे इनकी वैल्यूएशंस आपको चीप नज़र आती हैं, जहाँ पे लो पी मल्टीपल्स होने लगते हैं या सेल ऑफ आता है पैनिक इन्वेस्टर्स की तरफ से, उन लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आईटी के अंदर। वैसे आईटी अगर फ्रैंकली बताया जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई अप दिखाई देती है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, सब सोचते हैं कि नहीं अभी भी डिले नहीं है, अभी भी आया जाए और यहाँ से पर्क्स जो हैं वो लिए जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा, बड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आजकल है और फर्टिलाइजर की सभी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, दो चीज़ों की आपने बात की, इसमें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बहस है वो है ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की। जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं वो अच्छे डिविडेंड्स पे करती हैं कंपनीज, वो वाली उनकी जो अर्निंग्स हैं वो अच्छी हैं, वो सामने, और वो ऐसी अच्छी है कि वो जो आज अर्निंग्स आ रही हैं। आईटी सेक्टर की जब आप बात करते हैं तो वो होता है ग्रोथ सेक्टर। ग्रोथ सेक्टर होता है जिसको हम हाई मल्टीपल्स दे देते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर कि वो आगे जाके हाई अर्निंग्स गेन करेंगे। तो अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र एक वैल्यू सेक्टर है जिसकी आज भी डिविडेंड यील्ड ईफर्ट की देखें तो 12 to 13% की डिविडेंड यील्ड है। उसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू है जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अर्से से पता है, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी बैठे हुए हैं। आईटी सेक्टर में है ये कि नए इन्वेस्टर्स आते जाते हैं, नए लोगों को पता चलता है कि जी आईटी सेक्टर तो बड़ा ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर वो नई इन्वेस्टमेंट आती है और प्राइस क्विक पुशअप होती है। इसके अंदर ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी होती है, नए भी आते हैं, बट डिविडेंड ज़्यादा वो लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल। राइट। अच्छा, ओवरऑल
फार्मास्यूटिकल सेक्टर कोविड के बाद थोड़ा सा अभी ऐसा ज़्यादा उसमें एक अट्रैक्शन नहीं देखी जा रही, या फिर लोग इतना बात नहीं कर रहे, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है और लोग उसके बारे में क्यों इतना ज़्यादा नहीं बात करें? क्या रिटर्न्स नहीं है उसमें? नहीं, आई थिंक फार्मास्यूटिकल के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। हमने लास्ट टाइम वर्किंग भी की थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर। अच्छा। अगेन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स ठीक हैं, है। जिनको वैल्यू देख के इन्वेस्ट करना होता है, वो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अभी भी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, उसमें स्पेकुलेटर्स नहीं होते उन अच्छा। स्टॉक्स के अंदर। स्पेकुलेटर का मतलब ये होता है जो Daily आता है flow स्टॉक नहीं को, दिखाया। एग्जैक्टली डेली फ्लो नहीं नजर आता है उसमें। ठीक है। बट जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो आज भी फार्मास्यूटिकल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसके साथ साथ जो वन एंड ओनली बैंकिंग सेक्टर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त आजकल जब से हम कहेंगे पॉलिसी रेट का थोड़ा सा एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रही है, तो एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या एडवाइस करेंगे? अगेन बाय एडवाइस करूंगा। लास्ट टाइम भी हम जो बात कर रहे थे आपके शो पे ही, बैंकिंग सेक्टर उस वक्त भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट हुआ ये रिसेंटली कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे था जब पॉलिसी रेट आपका 25 बेसिस ठीक है। पॉइंट से बढ़ा। तो अचानक से उसके अंदर इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया और वो स्टॉक्स जो है वो ऊपर पुश हो गए। जब वो ऊपर पुश हो गए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स यही वाले होते हैं। फिर हुआ ये कि कोल प्राइस जो है वो सडनली उसमें गिराव शुरू हो गया, तो लोगों का इंटरेस्ट बैंकिंग से निकल के थोड़ा सा सीमेंट स्टॉक्स की तरफ चला गया। तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर गए। बट अभी भी एक्सपेक्टेशन जो बैंकिंग स्टॉक्स में है वो यही है कि ये बहुत क्विक परफॉर्म कर जाएंगे। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और वो जैसे ही बढ़ेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अगेन एक दफ़ा इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट इसको दोबारा से 15 to 20% अपवर्ड पुश कर राइट, हमने काफ़ी सेक्टर्स जो है वो कवर अप कर लिए। आपने एक पॉइंट रेस किया है पॉलिसी रेट के हवाले से, बैंकिंग सेक्टर जहां उससे बेनिफिट लेते हुए दिखाई देगा, तो वो कौन से सेक्टर हैं जो पॉलिसी रेट थोड़ा सा भी अप होता है तो उससे थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं, या फिर हम कहेंगे उनके सेंटिमेंट्स वीक हो जाते हैं? देखिए, सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सिक्लिकल्स वो होते हैं जो आपकी इकोनॉमी के साथ मूव कर रहे होते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो ठीक है। उन कंपनीज में डिमांड ज़्यादा है, अगर इकोनॉमी ख़राब चल रही है तो उन कंपनीज में डिमांड कम है। तो इसी तरीके से फिर दूसरा वो वाले पर्टिकुलर कंपनीज जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन्स लिए हुए हैं बैंक से, तो वो ऑब्वियसली expansions के लिए और एक्सपेंशंस के लिए, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली उन कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर आता है। अब उसके अंदर सीमेंट कंपनीज भी आ जाती हैं। सीमेंट कंपनीज में काफ़ी एक्सपेंशन रही है। सिक्लिकल्स के अंदर ये कार मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज हैं। बिकॉज आपकी ज़ाहिर इकोनॉमी जब स्लो डाउन होती है, जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए होते हैं। वो जब स्लो डाउन होती हैं तो आपकी गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है, तो इनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप वैसे सीमेंट सेक्टर को देखें तो उसकी प्राइसेस ऑलरेडी पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा नीचे आ गई थी कोल प्राइसेस के ऊपर जाने से, कि उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आएगा। राइट, चलें जी, मजीद बात करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कोल के प्राइस डाउनवर्ड है, वहीं एक ट्रेंड गोल्ड के अंदर भी अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, तो कमोडिटीज़ प्राइस के हवाले से बात करेंगे। फैज़ान, क्या दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में और इसका लोकल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं, अभी भी ऑन द राइज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एक ही लेवल के ऊपर, एक डेढ़ अच्छा। हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, 10 दिनों से ऑलमोस्ट एक ही लेवल्स के ऊपर चल रही हैं, जिसमें 83 84 डॉलर्स पर बैरल का लेवल है। Okay. तो उन्हीं लेवल्स पे आके थोड़ा सा रुक गई हैं। लोकल मार्केट में देखें तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक तो मुल्क के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपका एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। बिल्कुल। जब हम उस ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें हाई रेट के ऊपर करना पड़ता है। दूसरा, इंडिविजुअल्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ रही होती हैं। आई थिंक उसका बहुत ही ज़्यादा और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइवेट मीडिया एक जो है वो अलग से उसको पोर्ट्रे करता है कि यहाँ पेट्रोल बॉम्ब फिर गिरा दिया गया, हालांकि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है वो एम्फेसिस दे रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। आई थिंक इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो एक आप bloomberg.com या investing.com पे जाके भी देख लेंगे तो आपको Exactly. इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का पता तनकीद चल करना जाएगा। आसान हो गया है, आप उसको प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा काफ़ी डिफिकल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, गोल्ड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ लोकल मार्केट में भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो गोल्ड कहाँ जा रहा है, और कोविड के दिनों के बाद अब हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस अब होते हुए? गोल्ड प्राइसेस के बिल्कुल ही डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। उन डायनामिक्स को समझना एक बहुत ही एक डिटेल्ड किस्म की स्टडी है, जो आई थिंक दुनिया के कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो शायद कर पाते हों वो वाली स्टडी।
बट ओवरऑल लोग नॉर्मली, तो मैंने देखा है हमारे मुल्क में तो ऐसे ही देख रहे होते हैं कि जो गोल्ड यूज़ होता है वो शादी के लिए ही यूज़ होता है। खवातीन के लिए, एग्जैक्टली फिर खवातीन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो- अच्छा, सही है, सेफ दिखाई देती है कमोडिटी ये। गोल्ड हमेशा से एक सेफ कमोडिटी हमारे यहाँ मानी जाती है। राइट। और रुपी एप्रिसिएशन कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है, कब तक ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आईएमएफ की डील जो है वो थोड़ा सा डिले है और इसका इम्पैक्ट हम मार्केट में भी डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में रुपी एप्रिसिएशन कब तक एक्सपेक्ट करेंगे हम, और दूसरा ये कि जाएंगे जब डाउनफॉल आएगा डॉलर का तो किस नंबर पे जाके हम रुकेंगे, यानी 165 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लास्ट जो हमने देखा था डॉलर अपने हाइक के बाद, सऊदीया ने जो फैसिलिटी दी थी ऑयल की, उसके बाद हमने देखा था कि प्राइसेस डॉलर की नीचे आना शुरू हो गई थी मार्केट में, वो दोबारा से 169 की तरफ आ गया था। Right. अब दोबारा से बढ़ के 173 की तरफ आ गया। आई थिंक आईएमएफ के ऊपर एक दफ़ा जब क्लैरिटी आ जाएगी कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में ही हैं और वो वाले पैसे भी आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो आई थिंक डॉलर स्टेबल होना शुरू होगा। अगर नीचे की बात करेंगे कि नीचे कितना डिप ले सकता है, तो फिर उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि आगे किस तरीके से होते हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो है वो कंट्रोल रहती हैं या नहीं रहती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, तो उसकी बेसिस पे आई थिंक डॉलर का रेट डिफाइन होगा। बट फॉर राइट नाउ मुझे लगता है कि अगर आईएमएफ वाली डील हो जाती है तो एटलीस्ट ये रेट स्टेबल हो जाएंगे। तो फैज़ान, आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया है, तो एक्सपोर्ट के नंबर्स तो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर को ही देख लें, तो यहाँ पे नंबर्स काफ़ी गेंस हैं। तो एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली अपने एक फुल एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आई थिंक डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमें इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल हो सकती है, जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ या टैक्सेस बढ़ा के कंट्रोल हो सकती है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। गवर्नमेंट मेजर्स अपने ले भी रही है इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। आई थिंक आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि इंपोर्ट थोड़ी सी कंट्रोल्ड हो जाएगी और एक्सपोर्ट्स जो है हमारी वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, तो फिर कंट्री का आउटलुक जो है वो यहाँ से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाहूँगी आप के ट्रेड के हवाले से बताएं, जो आपकी एप्लीकेशन है कितनी इम्पॉर्टेंट है ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी की समझ मुझे लगता है हमारे यहाँ बड़ा क्विकली आ जाती है लोगों में। अच्छा। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ देखें तो रूरल एरियाज़ में कोई मोबाइल का फ़ोन्स पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। अब अगर आप रूरल एरिया में जाएं तो सबके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन है। उनको पता है एंड्रॉयड किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनको पता है एंड्रॉयड यूज़ करने के लिए गूगल अकाउंट भी बनाना होता है, वो भी किस तरीके से बनता है। तो मुझे लगता है एक दफ़ा लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से होता है। वंस दे गेट इनटू इट, वो सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, तो अडॉप्टेबिलिटी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। अवेयरनेस उनके अंदर एक दफ़ा क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनको एक दफ़ा बताने की ज़रूरत है कि ये भी एक एवेन्यू है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और किसी के पास अगर कम पैसे हैं तो वो ऑब्वियसली को बहुत बड़े बिजनेस के अंदर उस तरीके से तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता कि वो उस बिज़नेस को खोल के उसमें इन्वेस्ट करे। बट स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर कोई बड़ा बिजनेस वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है, इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो कि नॉर्मल मार्केट में भी नज़र आती हैं कि उसकी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, तो उस कंपनी के अंदर उसके शेयर्स बाय करके उसका एक हिस्सेदार बन सकता है। भले वो बहुत छोटा सा बनेगा, बट देन अगेन अगर जिस तरीके से बड़ी कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं, या हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहते हैं कि ये तो बड़ी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो वो उस प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सेदार बन सकता है एक्चुअली। राइट। और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से बताया जाए तो कितना इम्पॉर्टेंट है के ट्रेड की एप्लीकेशन, क्योंकि रिसर्च इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। एग्जैक्टली, जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं अगर, तो वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है कंपनीज के फंडामेंटल्स को निकालने के लिए। फिर हमारे पास टेक्निकल रिसर्च भी है जो बता रही होती है क्या राइट रेट है एक स्टॉक को बाय करने का, या क्या राइट रेट है एक स्टॉक को सेल करने का। तो ये दोनों रिसर्च अवेलेबल होती हैं हमारी के ट्रेड की ऐप पे। इसके अलावा एक दफ़ा जब हमारे पास कस्टमर ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो हम उनको वो वाली सारी रिसर्च वैसे भी भिजवा रहे होते हैं, फिर उनको ट्रेडर असिस्टेंस भी मिल रही होती है।
हमारे यहाँ हर इंडिविजुअल क्लाइंट को एक ट्रेडर असाइंड होता है। तो अच्छा। वो ट्रेडर जो है वो उनकी रहनुमाई कर रहा होता है कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ऐप किस तरीके से यूज़ करनी है, अपने पैसे किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र या अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। अभी डिप आ रही है तो इसके अंदर कैसे एंटर हुआ जाए, Exactly, अभी कोई डिप आ रही है तो इसमें से एग्जिट कैसे लिया जाए, ये भी बताते हैं। बिल्कुल, ये भी बताते हैं। वो कंटिन्यूस एक तो हमारी वीकली कॉल्स होती हैं, हमारी जो रिपोर्ट है सेल्स पिक ऑफ द वीक, ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग्स द रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज हम उसमें एवरी वीक जो है वो स्टॉक्स दे रहे होते हैं जो कि Wow. हमें लगते हैं कि यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। जबरदस्त। और वो स्टॉक्स खाली जिस तरीके से पहले परफॉर्मेंस चल रही थी स्टॉक मार्केट की या ब्रोकर्स की, कि खाली क्लाइंट को फ़ोन करके बता देते थे जी ये चीज़ अच्छी लग रही है। अब हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च होती है, प्रॉपर टेक्निकल रिसर्च होती है। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट भी उस चीज़ को अप्रूव करती है कि ये ठीक है उस Right. तरीके से। और फिर जो है वो स्टॉक हम वो वाले जाके क्लाइंट्स को पिच करते हैं जिसमें चांसेस क्लाइंट के पैसे डूबने का बहुत कम होता है जब हम कंपनी के ऊपर फुल रिसर्च करने के बाद किसी को पिच करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, कमोडिटी के अंदर भी आप यही राय, यही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं? कमोडिटी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये कमोडिटी के अंदर जो रिसर्च होती है मेनली टेक्निकल रिसर्च होती है कि आपने किस लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है, किस लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है। तो उसकी भी डेली की हमारी रिपोर्ट निकलती है टेक्निकल्स की। फिर हमारी वीडियोस जो हैं वो भी डेली ही जारी होती हैं क्लाइंट्स के पास। तो उनको आई मीन क्लाइंट्स जो हमारे हैं या के ट्रेड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फुली अपडेटेड होते हैं हर चीज़ से कि उन्होंने कब किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी है और किन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। सारी उनके पास पूरी प्रोफाइल एक मैनेज करने के तरीकेकार मौजूद होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कैंपेन का जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगी आप हैदराबाद कैंपेन के बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि जो अब आप न्यू कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो एक बार फिर हमारे व्यूअर्स जो है वो सुन लें कि कब से कब तक हो रही है और कौन कौन से शहरों में हो रही है कैंपेन। अच्छा, हैदराबाद कैंपेन का पहले मैं आपको बताता हूँ कि हैदराबाद कैंपेन का तो मैं खुद एक हिस्सा था। मैंने खुद ऑन ग्राउंड रह के देखा है, खुद अच्छा। क्लाइंट्स से जाके मीटिंग्स की हैं। जो रिटेल क्लाइंट्स भी थे या उधर के जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स भी थे उनसे भी जाके मैंने मीटिंग्स की हैं। ठीक है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनको अप्रोच नहीं किया गया था कभी उस तरीके से, या किसी ने पिच आके करने की जरूरत थी किसी ने उन्हें। आके उनसे उस तरीके से एक पर्सनल लेवल पे आके मीटिंग नहीं की थी या उनको समझाया नहीं था कि किस तरीके से काम होता है। तो वो जब हमने किया तो हमने उसी रोड शो के अंदर ही इतने ज़्यादा अकाउंट्स खोले, मतलब हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल थे। कहीं पे ऐसे नहीं होता है क्लाइंट को आपने सामने पेश किया और वो सामने सामने फॉर्म खुलवा ले। ये तो उनके लिए बहुत एक जबरदस्त सी एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारी बायोमेट्रिक की Right. मशीन्स वहीं पे ही थी, वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी वहीं पे करवा लेते थे और मतलब उनका प्रोसेस जो है वो वहीं खड़े खड़े कंप्लीट हो जाता था, रादर देन कि वो किसी ऑफिस में जाएं, वहाँ पे फॉर्म फिल करें या अपने घर पे बैठ के वो डिजिटली फॉर्म फिल करें। वो वहीं पे मॉल में आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो साथ में चले राइट। trading चले account। फैजान, मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है और खासकर लास्ट मोमेंट है प्रोग्राम के, तो मैं चाहूंगी फैजान से पूछूं कि जो न्यू सिटीज में जा रहे हैं ये अपनी कैंपेन लेके, तो उसका क्या इम्पैक्ट आना है? जी फैजान। न्यू सिटीज़ में हम सबसे पहले जा रहे हैं गुजरांवाला, जो कि स्टार्ट होगा इस सैटरडे से। 13th, 14th एंड 15th वी विल बी इन गुजरांवाला, जिसमें हम क्लाइंट मीटिंग्स करेंगे, जिसमें हमारे होटल्स के अंदर शोज़ हैं, जिसमें हम क्लाइंट्स के साथ होटल्स में इंटरेक्शन करेंगे, मॉल्स के shows अंदर भी हैं। इंटरेक्शन करेंगे, रोड शो है। उसके बाद ये 3 दिनों के बाद हम जाएंगे सियालकोट। 16, 17 एंड 18 वी विल बी इन सियालकोट। सियालकोट में हम डिफरेंट जगहों के ऊपर अपनी कैंपेन्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, क्लाइंट मीटिंग्स करेंगे Right. और क्लाइंट्स के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होती क्या है। गुजरांवाला एंड सियालकोट, गेट रेडी नाउ कि अब यहाँ पर के ट्रेड आ रहा है आपके डोर स्टेप पे और यहाँ पे आप जो है वो आराम से अपने अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं, आप आराम से फिजिकल शेयर्स चेंज करा सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाए ये भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फैजान, आप हमारे साथ मौजूद
थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने के ट्रेड के बारे में भी, और ख़ासकर जो अवेयरनेस मार्केट में ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि 99% लोग ये नहीं जानते कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो वो कोशिश की कि आप तक पहुँचाएँ और आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।